नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसावणम ऐसो पंच नमकारो सव पावपणास्नो मंगलानम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय हिंद। लास्ट क्लास में हमने गुणस्थान स्वरूप कंप्लीट करी थी और इस क्लास से हमें अपना सेकेंड पार्ट जो है टर्म 2 का प्रवेश ग्रंथ खंड 4 अध्याय 24 से 29 ये स्टार्ट करना है। ठीक, अभी तक लास्ट अध्याय हमने 12 से 23 तक के अध्याय में हमने क्या देखा था? मूल कर्म में, मतलब 12 से 23 तक तो ठीक है, 12, 13, 14 तक ठीक, 15 के बाद में हमने क्या देखा था? मूल कर्मों में बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, ये हमने देखी थी। मूल कर्मों में प्रकृति बंध स्वामित्व, प्रकृति उदय स्वामित्व, प्रकृति उदीर्णा स्वामित्व, प्रकृति सत्ता स्वामित्व। ठीक है, बंध स्थान उदय स्थान की एक बार बात नहीं करते हैं। इनमें हमने क्या देखा था? मूल कर्मों में जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों का बंध कौन कौन से गुण स्थान में होता है? पहले हमने ये देखा था, सादी अनादि प्ररूपना उसका दूसरा द्वार था। वैसे ही हमने इसमें उदय के बारे में देखा था कि जो भी 8 कर्म हैं उनके उदय के स्वामी कौन कौन है, मतलब कौन कौन से गुणस्थान वाले जीव इन कर्मों का बंध करते हैं, सॉरी उदय रहता है। फिर इसमें देखा था कि कौन कौन से 8 कर्मों में से कौन कौन से कर्म में उदीर्णा, कौन कौन से कर्मों की उदीर्णा कौन से गुणस्थान में होती है, कौन से गुणस्थानवर्ती जीव उसके उदीर्णा के स्वामी होते हैं, ये हमने देखा था। सत्ता स्वामित्व में हमने देखा था कि जो 8 कर्म है उनकी सत्ता कौन कौन से गुणस्थान वाले जीवों के होती है, कौन कौन से गुणस्थान वाले जीवों की कौन कौन से सत्ता होती है कर्मों की, ये हमने मूल कर्म की अपेक्षा बात करी थी। अब हमें जो अगली बात करनी है नेक्स्ट बुक में, वो हमें उनकी उत्तर प्रकृति की बात करनी है। एक बार उत्तर प्रकृति हम देख लेते हैं। उत्तर प्रकृति कौन कौन सी है? तो हमने बताया था मूल कर्मों की, मूल कर्म 8 है, 8 मूल कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 148, 148 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में 4th चैप्टर में देखी थी। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी कर्म की 2, मोहनी कर्म की 28, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5। ये टोटल 148 प्रकृति हमने उत्तर प्रकृतियां देखी थी। इन उत्तर प्रकृतियों में हमको क्या देखना है? बंध स्वामित्व देखना है, उदय स्वामित्व देखना है, और उसके बाद सत्ता स्वामित्व देखना है। सत्ता स्वामित्व के पहले कुछ, मतलब इन कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की सत्ता कौन से जीवों में है, कौन से में नहीं है, ये इसके पहले हमें कुछ दूसरी भी बातें ध्यान में रखनी है। तो उनसे रिलेटेड जो अध्याय हैं वो हमारे 26, 27 और 28 में होंगे।
बराबर। अब हम देखते हैं एक बार, यहाँ पर हम उदीर्णा, उत्तर प्रकृतियों की उदीर्णा की डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बंध, उदय और सत्ता की बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम तीन टाइप से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें बंध स्वामित्व, मतलब जो जो उत्तर प्रकृतियां, हम इसमें क्या देखेंगे, पहले उत्तर प्रकृति की बात करेंगे। उत्तर प्रकृति में मतलब ये उत्तर प्रकृति कौन कौन से गुण स्थान में होती हैं। ठीक है, उसी का रिवर्स हम इसमें देखेंगे, रिवर्स बोले या जैसा भी, कि गुण स्थानों में कौन कौन सी, एक बार हम ये देख लेंगे कि 148 जो भी उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें कौन कौन सी उत्तर प्रकृति, वैसे बंध योग्य 120 होती हैं, तो उन 120 प्रकृतियां कौन कौन से गुण स्थान तक रहती हैं, बंधती हैं, मतलब बंध की बात है तो बंधती हैं, वो हम बात करेंगे द्वार 1 में। और फिर उसी से, उसी को समझकर, उसी के कैलकुलेशन से हम निकालेंगे द्वार 2। इसमें क्या देखेंगे, गुण स्थान, एक एक गुण स्थान को हम उठाएंगे। फर्स्ट गुण स्थान, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट गुण स्थान में इस वाले द्वार में हमने जो जो भी प्रकृतियां पढ़ी जो फर्स्ट गुण स्थान में बंधती हैं, उन सबको हम यहाँ पर फर्स्ट गुण स्थान में देखेंगे। कौन सी नहीं बंधती है, कौन सी बनती है, कौन सी कब बनती है, ये बात हम द्वार सेकेंड में देखेंगे। फिर जो द्वार 3 है उसमें सादी अनादि प्ररूपना, सादी अनादि के बारे में हमने लास्ट बंध उदय उदीर्णा सत्ता में भी देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि सादी अनादि मतलब किस प्रकृति की बिगनिंग हो रही है, बंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसके बंध की बिगनिंग होती है और किसके बंध की बिगनिंग मतलब अनादिकाल से है, या फिर बंध की बिगनिंग हो रही है, या फिर एंडिंग हो रही है, या फिर हमेशा रहेगी, मतलब वो एंड नहीं होगी, ऐसे हमने देखी थी। तो इसी से रिलेटेड जब हम बात करेंगे उत्तर प्रकृति की, तो उसके बारे में हमें और भी चीजें ध्यान में रखनी होगी, तो वो सब मिला के हम सादी अनादि प्ररूपना देखेंगे। ठीक है, अब हम पहले जैसे हमने ये बंध स्वामित्व की बात करी वैसे ही हम उदय की बात करेंगे। कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय कौन कौन से गुण स्थान तक होता है ये हम देखेंगे। उदय योग्य हमने देखा था, बंध योग्य तो 120 होती हैं, उदय योग्य 122 होती हैं। इसमें दो ऐड क्या हुई थी, एक तो सम्यक वेदनी और दूसरी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, जिनका बंध नहीं होता लेकिन उदय होता है। ठीक, तो 122 प्रकृतियां कौन कौन से गुण स्थान तक उनका उदय होता है। और द्वार 2 में देखेंगे कि अगर कोई गुण स्थान है उसमें कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय हो रहा है और किसका नहीं हो रहा, किसके उदय का क्या क्या, वो सब हम द्वार सेकंड में देखेंगे चार्ट के माध्यम से। फिर जो द्वार 3 है इसमें वापस वही बात हो गई, सादी अनादि प्ररूपना। इसमें हम देखेंगे कौन सी प्रकृति, उत्तर प्रकृति अनादिकाल से बंध उदय में थी, कौन सी अनंत काल तक रहेगी, मतलब उसका कभी भी उदय का एंड, प्लीज म्यूट कीजिए, किसके उदय का एंड नहीं होगा। और उसके बाद कौन कौन सी हैं जिनकी उदय की वापस बिगनिंग हुई है एक बार स्टॉप होने के बाद, और कौन सी है जिसकी एंडिंग होगी, इस टाइप से हम देखेंगे इसमें सादी अनादि प्ररूपना में। फिर इनकी बात हम आगे करेंगे और उसके बाद वैसे ही सत्ता से रिलेटेड 3 द्वार हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें परिशिष्ट भाग में भी कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको टाइम रहा अवसर रहा तो हम देखने के भाव रखते हैं। ये संभावना परिशिष्ट में से आपके सिलेबस में से नहीं देंगे, पर फिर भी एक बार नॉलेज के हिसाब से हम उसको देख लेंगे। ठीक, अभी अध्याय 24 का हम एक बार स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रकृतियों में बंध स्वामित्व। ठीक, बंध स्वामित्व की जब हम, एक मिनट होल्ड करना। बंध स्वामित्व, बंध स्वामित्व में हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि आगम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी ये जो बुक है ये कर्म प्रज्ञप्ति जो बुक है, गुणस्थान स्वरूप हमने क्या देखी थी, आगम के अकॉर्डिंग देखी थी, लेकिन जो ये
कर्म प्रज्ञप्ति की बुक है, उसमें हम ये वाला अध्याय क्या देख रहे हैं, श्री बंध शतक के अनुसार। तो बंध शतक अर्थात हम कर्म ग्रंथ की मान्यता के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में आगम में अगर कोई भिन्नता है तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, जो भी मतांतर है वो एक बार बात कर लेते हैं। आगमिक मत हृदयंगम करें, हृदयंगम मतलब उससे हम हृदय में धारण करें, ऐसा हम एक बार समझ सकते हैं। आगम के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं, श्री समवायांग सूत्र समवाय 28 के अनुसार जीव देव प्रायोग्य बंध करते हुए अनादे नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। और कर्म ग्रंथ क्या मानता है कि देव प्रायोगी का अगर बंध कर रहे तो अनादे नाम कर्म का बंध नहीं करते। ठीक है, अगर देव प्रायोग्य का क्या अर्थ हुआ, देव प्रायोग या मनुष्य प्रायोग या तिर्यंश प्रायोगी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम देव रिलेटेड प्रकृतियां बांध रहे हैं तो देव रिलेटेड मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर देव प्रायोगी बोले तो देव गति नाम कर्म हो जाएगा। जाति में क्या बांधेंगे, देव पंचेंद्री होते हैं तो पंचेंद्री जाति नाम कर्म हो गया। उसके बाद शरीर क्या होता है देवता का, वैक्री शरीर होता है तो वैक्री शरीर, वैक्री अंगोपांग, वैक्री बंधन संघातन, बंधन संघातन वैसे बंध होता नहीं है पर वैक्री शरीर वैक्री अंगोपांग का बंध करेंगे उस समय। ऐसे ही जो भी देव रिलेटेड होती हैं कि जब एक जीव देवता की अवस्था में होगा तो उस समय पे उसके क्या क्या उससे रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, ये एक मोटे मोटे रूप से हम उन चीजों को बोलते हैं देव प्रायोग्य। अगर तिर्यंश प्रायोगी की बात करें तो तिर्यंश, इसमें ही आप आगे देखोगे, आप एक लाइन देखोगे, जो उद्योत नामकर्म है वो तिर्यंश प्रायोग्य प्रकृति है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी उद्योत है, उद्योत का बंध सिर्फ तिर्यंश प्रायोग्य है, मतलब तिर्यंश गति, तिर्यंश जाति, तिर्यंश रिलेटेड जब हम प्रकृतियों का बंध कर रहे होंगे जिस समय पर, तभी हम उद्योत का बंध करेंगे। भले ही उद्योत का उदय मनुष्य में भी आए, देवता में भी आए, लेकिन इनका बंध कब करते हैं, तिर्यंश रिलेटेड प्रकृतियों के साथ ही उसका बंध होता है। ठीक है, एक बार के लिए आप लोग जैसे जैसे इसमें इस बुक में स्पेशली जो जो भी हम पढ़ते जाएंगे, एक बार पेशेंस के साथ सुनना, समझना, जो जो मैं बताती जा रही हूँ उन चीजों को ध्यान में रखना। साथ में सबसे बड़ी चीज, आप पॉइंट्स को नोट करते जाना, एक रफ कॉपी पेन लेके चलना साथ में, जिसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट करते जाओ, ताकि आपके बराबर नोट्स साथ साथ में बनते जाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अब ये हुआ हमारा कि देव प्रायोगिक का अगर बंध कर रहे तो आगम ये मानता है, श्री समवायंग सूत्र के अनुसार क्या पता चला कि देव प्रायोगिक का अगर बंध कर रहे तो अनादे नामकर्म का बंध कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब देव प्रायोगिक का बंध कर रहे हैं तो अनादे नामकर्म का बंध कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ में ये बता रहे हैं आगम के अकॉर्डिंग कि अयश कीर्ति नामकर्म का बंध नहीं करते। ठीक है, देव प्रायोगिक का बंध करते हुए आदे नामकर्म का बंध कर सकते हैं, लेकिन अयश कीर्ति नामकर्म का बंध नहीं करते। और कर्म ग्रंथ क्या मानता है, इसका अपोजिट, अगर देव प्रायोगिक का बंध कर रहे हैं तो अनादे नामकर्म का बंध नहीं कर सकते, लेकिन अयश कीर्ति नामकर्म का बंध कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने डिफरेंस देख लिए, मतांतर देख लिए। अब हम देखते हैं बंध योग्य। बंध योग्य हमने देख ली, आठ कर्मों की टोटल 148 प्रकृतियां हैं, इनमें से 120 ही बंध योग्य होती हैं। कौन सी, ये हमने देखा था पिछले 4th चैप्टर में, हमने ये डिस्कस करा था। 4th चैप्टर या फिर उसके बाद में जैसा भी था, उसमें हमने डिस्कस करा था कि ज्ञानावर्णी की 5 बंध योग्य हैं, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, आयुष्य की 4, गोत्र की 2, अंतराय की 5। ये सारी प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं, लेकिन मोहनी कर्म की सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का बंध नहीं होता, तो 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, बंध योग्य ओनली 26 होती हैं। और नाम कर्म में हमने 5 शरीर बंधन, 5 शरीर संघातन और वर्ण आदि 16, मतलब वर्ण आदि जो 20 बोल होते हैं उसमें से वर्ण गंध रस स्पर्श कलेक्टिवली समुच्चय रूप से हमने ले लिए, तो उसके अंदर के भेद नहीं लेके 20 की जगह हमने 4 भेद लिए हैं, इसलिए 16 प्रकृतियां, मतलब 16 की काउंटिंग माइनस हो गई। तो ऐसे करके हमारे 5 5 और 16 मतलब 26 प्रकृतियां हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे टोटल में से, तो 67 बंध योग्य होती हैं। ठीक, अब उसके बाद एक टर्म और है बंध विच्छेद, इसको हम आगे देखते हैं। एक बार जो यहाँ पर आपको आगे आएगा ना उसमें देखेंगे, उसका बस मतलब यही है, एक वर्ड एक टर्म आता है बंध विच्छेद। बंध विच्छेद का अर्थ क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मिथ्यात्व वेदनी जो है,
मिथ्यात्व वेदनी का बंध विच्छेद होता है फर्स्ट गुण स्थान के लास्ट समय में। अगर मैंने ऐसा बोला कि मिथ्यात्व वेदनी का बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान के लास्ट समय में होता है, इसका मतलब क्या होगा कि मिथ्यात्व वेदनी का बंध कहाँ तक होगा? फर्स्ट गुण स्थान के लास्ट समय तक होगा। जो बंध विच्छेद होता है वो बेसिकली तक वाली बात होती है। बंध विच्छेद है मतलब इस समय तक है। अगर मैं बोलूंगी फर्स्ट गुण स्थान का ये लास्ट समय है, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, जो भी बोले, तो लास्ट समय, ये जीव लास्ट समय है मिथ्यात्व वेदनी का, उस समय पर भी मिथ्यात्व वेदनी का बंध कर रहा होगा। और उसके अगले समय में जब वो उस गुण स्थान को छोड़ देगा, जिस भी गुण स्थान में जाएगा, फिर नहीं होगा। ये बताते हैं बंध विच्छेद का मीनिंग, कि बंध विच्छेद मतलब क्या? उस समय पर अगर हम बोल रहे हैं कि लास्ट समय पर विच्छेद हो रहा है, इसका मतलब है कि उस जगह उस समय पर तो कंपलसरी बंध होगा ही होगा, उसके आगे नहीं होगा, उसके आगे उसका बंध रुक चुका है। इसी प्रकार अगर हम बोलेंगे, जैसे मैं आपको एक सत्ता विच्छेद अगर बताती हूँ, कि मैं बोल रही हूँ सत्ता विच्छेद, आपको इससे समझ में आएगा। ज्ञानावर्णी कर्म की पांचों प्रकृति का बोल लेते हैं एक बार एक साथ में। ज्ञानावर्णी कर्म की पांचों ही प्रकृति का सत्ता विच्छेद 12th गुण स्थान के लास्ट समय में होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 12th गुण स्थान के लास्ट समय में भी उसकी सत्ता रहती है, या फिर उदय विच्छेद सत्ता विच्छेद दोनों साथ में रहता है इसका। तो सत्ता विच्छेद बोले या उदय विच्छेद, तो आप क्या समझोगे कि 12th गुण स्थान के लास्ट समय पर भी जीव के ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म द्वारा ज्ञान पर आवरण लगा हुआ है, उस समय पर भी उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, और उस समय पर भी उसका उदय और सत्ता होता है, इसीलिए उसको वो उदय सत्ता का लास्ट समय है, इसके आगे नहीं होगा। इसीलिए उसको हमने उस समय के लिए हमने विच्छेद वर्ड यूज करा है। उस समय सत्ता विच्छेद हुआ या उस समय उदय विच्छेद हुआ। ठीक, अब इसके बाद जब वो जाएगा तो उसकी सत्ता या उदय नहीं रहता। ये विच्छेद का अर्थ होता है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। बंध विच्छेद का अर्थ, ये जो बंध विच्छेद है ये हम उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद सब में बात करेंगे, जहां भी विच्छेद वाली बातें आती है। अमुक अवस्था के बाद विवक्षित प्रकृति का बंध न करना। अमुक अवस्था मतलब जो इसकी विच्छेद की अवस्था है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि इस अवस्था के बाद इस विवक्षित प्रकृति, जैसे हमने यहाँ पे ज्ञानावर्णी की बात करी थी, उस विवक्षित प्रकृति का बंध न करना, उसके बाद बंध नहीं करेगा। यहाँ पे बाद वर्ड को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। अर्थात जीव जिस समय जिस प्रकृति का बंध विच्छेद करता है, उस समय तक, तक पे अंडरलाइन कर लेना, उस समय तक वह उस प्रकृति का बंध करता है, उसके अगले समय में नहीं करता। यथा पहले गुणस्थान के अंतिम समय में जीव मिथ्यात्व वेदनी का बंध विच्छेद करता है, अतः पहले गुणस्थान के अंतिम समय तक, मतलब उस समय में भी जीव मिथ्यात्व वेदनी का बंध करता है। ठीक है, अब ये हमने एक बार बंध विच्छेद का डेफिनेशन देख ली, इसको अब हम आगे देखेंगे। अभी हमें बंध विच्छेद का रिक्वायरमेंट अगले द्वार में आएगी। ठीक, अभी हम एक बार सारी प्रकृतियों का देख लेते हैं कि ये जो प्रकृतियां हैं वो कौन कौन से गुणस्थान तक बंधती हैं। ठीक, अब इसमें आप लोग यहाँ पर साथ साथ में या तो अंडरलाइन करते जाइए या फिर आप पॉइंटर्स में अपने नोट करते जाना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो प्रकृतियां हमारी सभी हैं, जितनी बंध योग्य हैं ये सारी, इनके बारे में हम बात करेंगे। ज्ञानावर्णी कर्म की अगर हम स्टार्टिंग से क्रम से अगर हम बात करें, तो ज्ञानावर्णी कर्म के हमें खुद पता है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कहाँ तक होता है? मूल कर्म की अपेक्षा बताइए। 10वें गुणस्थान के लास्ट समय तक। दर्शनावर्णी का भी यही है, अंतराय का भी यही है, नाम कर्म में भी यही है, गोत्र कर्म में भी यही है। ठीक है, इन सभी का बंध कहाँ तक होता है? 10th के लास्ट समय तक। वेदनी का बंध कहाँ तक होता है मूल कर्म की अपेक्षा? रिवाइज कर लेते, तो 13 तक होता है। 13 तक होता है। और फिर क्या बचा? आयुष्य, आयुष्य कहाँ तक होता है बंध? 14 तक, 7 7 के एक संख्या अवलिता तक, एक संख्या संकेतम भाव, हाँ एक भाव तक। संकेतम भाव,
7th गुण स्थान के एक संख्यातम भाग तक होता है आयुष्य का बंध। हो गए 5 6 7, एक और क्या बच गया? मोहनी। मोहनी का कहाँ तक होता है मूल कर्म की 9 अपेक्षा? 9 तक मतलब 9th के लास्ट समय तक होगा। अब इसके जब उत्तर प्रकृति की हम बात करते हैं ना, इसकी उत्तर प्रकृति सारी एक साथ बनती हैं, इसकी उत्तर प्रकृतियां सारी एक साथ नहीं बनती, इसमें डिफरेंस हो जाता है। निद्रा द्विक का अलग होता है, स्त्यानर्धि त्रिक का अलग होता है, और शेष 4 का अलग रहता है। ठीक, अंतराय कर्म की सब साथ में रहती है। नाम कर्म में जो 10th की हम बात कर रहे हैं ना, एक बार मैं इसको ये बताती हूँ कि ये जो 4 हैं इनकी हम 10th तक रहता है, इनकी अपेक्षा हम बोलते हैं कि दर्शनावर्णी की का 10th तक बंद हो रहा है। अंतराय की 5 नाम कर्म में हम यश कीर्ति की अपेक्षा बोलते हैं। उसके पहले नाम कर्म की जो दूसरी प्रकृतियां हैं, कितनी बची फिर? 67 में से 66 प्रकृतियां बची, वो 10th के पहले ही उनका बंध विच्छेद हो जाता है। ठीक है, वो कब कब होता है हम देखेंगे। गोत्र कर्म में ओनली उच्च गोत्र की अपेक्षा हम बोलते हैं कि 10th तक होता है, बाकी नीच गोत्र का सेकंड में ही हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक बार मोटे मोटे रूप से देख ली। उसके बाद फिर वेदनी कर्म में हम 7 वेदनी की अपेक्षा बोलते हैं कि 13 तक होता है, और 7 का तो 6th में ही रुक जाएगा, वो भी हम अभी देखेंगे। प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक, फिर आयुष्य का डिफरेंट है। नरक आयु का अलग है, तिर्यंच आयु का अलग है, मनुष्य आयु का अलग है, देवायु का अलग है। जो हम 7th की बात करते हैं वो हम देवायु की अपेक्षा बात करते हैं। ठीक है, और जो मोहनी कर्म में हम 9th तक बात करते हैं तो वो हम मोहनी कर्म में हम संज्वलन की प्रकृति, और एक मिनट, बंध तो और भी होता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, क्या क्या रहता है मोहनी में भी डिफरेंट है। अब उसमें सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, जो इसमें जो क्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे ना, तो इसके अगला वाला द्वार जो है वो हमारे लिए और इजी रहेगा समझने के लिए, इसीलिए हम इस क्रम में जा रहे हैं। इस क्रम में ना जाते हुए इस क्रम में हम जा रहे हैं, पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ना लेते हुए, जो सबसे पहले पहले गुण स्थानों में उसके आगे बंध नहीं हो रहा, उनको कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक हम छाटते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है? अगर आध्यात्मिक लेवल पे सोचे तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य गुण स्थानों का आरोहण करते हुए मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने का है, अवरोहण करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। तो गुण स्थान जब आरोहण होता है तो बहुत सारी प्रकृतियां क्या होती हैं? बंध, उनका विच्छेद होता जाता है। बंध विच्छेद हुआ मतलब सिर्फ उस गुण स्थानों, नीचे के गुण स्थानों तक ही वो प्रकृति क्या हुई? बंधी, उसके आगे वो नहीं बंध रही। तो हमारा उद्देश्य तो यही है ना, हमें अबंध अवस्था को प्राप्त करना है, जहां पर कोई बंध ही ना हो। अगर बंध हो भी रहा हो, अगर और मतलब देखें, पहले तो हमारा उद्देश्य क्या है? मोक्ष है। मोक्ष के पहले 14th है अबंध। अबंध के भी पहले क्या होगा? सिर्फ 7 वेदनी का बंध आकाशाई अवस्था में। उसके भी पहले क्या होगा? उसके पहले हम शुभ प्रकृतियों का, अशुभ का भी बंध करते हैं, लेकिन कम कम रहता है उनका। जैसे हमने स्थिति बंध वगैरह पढ़ा है, तो स्थिति बंध में क्या है, कितनी कम कम स्थिति का बंध कर देते हैं। तो वैसे ही जो भी प्रकृतियां अशुभ भी बंध रही हो, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में बहुत कम कम स्थितियों का बंध होता है। ठीक, ऐसे करते करते अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है? जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रकृतियों का बंध हम रोक सके, उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। इसीलिए हम क्रम से चलते हैं कि सबसे पहले हम जो फर्स्ट गुण स्थान में बंद होने वाली हैं, उन प्रकृतियों को हम पहले पढ़ के हटा देते हैं। ठीक है, फिर हम सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों की बात करेंगे, फिर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों की बात करेंगे, ऐसे हम आगे देखते जाएंगे। एक बार हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे वर्स्ट प्रकृति। अगर आप सभी से पूछें कि कौन सी सबसे वर्स्ट प्रकृति है, तो हम डेफिनेटली कहेंगे मिथ्यात्व वेदनी। मिथ्यात्व वेदनी का जो बंध है ना, मिथ्यात्व वेदनी का बंध किस रीजन से होता है, फिर गुण स्थान निकालेंगे, पहले हम रीजन समझते हैं। मिथ्यात्व वेदनी का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, बंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी प्रकृतियों का हम बंध करेंगे। मिथ्यात्व वेदनी का बंध किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है मिथ्यात्व वेदनी का उदय। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी का उदय ही मिथ्यात्व वेदनी के बंध का रीजन है। अगर मिथ्यात्व वेदनी का उदय है मतलब जीव मिथ्या दृष्टि है, अगर जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो ही मिथ्यात्व वेदनी का बंध करता है, सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व वेदनी का बंध नहीं करता। इसीलिए मिथ्यात्व का उदय कहाँ तक है? सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान तक है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ
में भी नहीं है वो उदय। हालांकि आपने अभी उदय पढ़ा नहीं है, पर एक बेसिकली समझ सकते हैं, हमें पता है ये बात कि मिथ्यात्व वेदनी का उदय फर्स्ट गुण स्थान में ही रहता है। तो इसका गुण स्थान क्या है? बंध योग्य गुण स्थान ओनली 1 है। अब हम बात करते हैं 443। एक मिनट, हाँ ठीक है। 44431 ऐसे ध्यान में रख लेना, ठीक है। 44431 मतलब क्या हुआ? ये हो गया मिथ्यात्व चतुष्क। चतुष्क मतलब क्या? हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। मिथ्यात्व चतुष्क, ये हो गया जाति चतुष्क, ये हो गया स्थावर चतुष्क, और ये हो गया नरक त्रिक, और ये हो गया आतप, ठीक है। ये प्रकृति ध्यान में रखना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अगला 44431। जो 44431 है, इसमें मिथ्यात्व चतुष्क जो सबसे पहला है, उस मिथ्यात्व चतुष्क में प्रकृतियां कौन कौन सी आती हैं? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व वेदनी, नपुंसक नपुंसक वेद। हाँ एक और बार हेमंत संस्थान। मैं एक बार मैं बोलूं तो थोड़ा डिस्टरबेंस नहीं होगा, मतलब आप ठीक है, आपको बोलना भी है तो एक बार म्यूट रख के बोलिए, है ना। जितना मैं पूछूंगी ना उस पर जरूर रिप्लाई करना, क्योंकि एक बार क्लास का फ्लो टूटता है फिर। मिथ्यात्व, प्लीज म्यूट कीजिए। मिथ्यात्व चतुष्क में हमको क्या देखना? मिथ्यात्व वेद नहीं देखना, नपुंसक वेद, और उसके बाद मतलब ये मिथ्यात्व रिलेटेड वर्स्ट है, ऐसे समझना। मिथ्यात्व वेद ने, नपुंसक वेद, सेवार्थ सहनन और हुंड संस्थान, ठीक है। ये जो प्रकृति है 4, ये मिथ्यात्व रिलेटेड वर्स्ट है, अपनी अपनी कैटेगरी की वर्स्ट प्रकृति है, ठीक है। इसमें से मिथ्यात्व वेदनी का हमने पहले ही यहाँ पर नाम ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिथ्यात्व वेदनी की हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। मिथ्यात्व चतुष्क हो गया। अब जाति चतुष्क, जाति चतुष्क में क्या क्या आते हैं? जाति चतुष्क मतलब ओनली पंचेंद्री को हटाना, उसके अलावा क्या है? एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री और चतुरेंद्री, ये हो गया जाति चतुष्क। स्थावर चतुष्क में क्या आता है? पृथ्वी का है, एक मिनट सॉरी, स्थावर स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त। यहाँ पर हम नाम कर्म की बात कर रहे हैं, तो स्थावर स्थावर नाम कर्म में, सॉरी स्थावर चतुष्क में क्या क्या आएगा? स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, क्योंकि जो भी हमने देखा था ना कि प्रकृतियां जो भी रहती हैं, क्या बोलते हैं, नाम कर्म की जो प्रकृतियां, हमने जब डेफिनेशन देखी थी उस समय हमने देखा था कि सूक्ष्म नाम कर्म का उदय स्थावर जीवों में ही होता है, बाकी जितने भी त्रजीव है वो क्या है? पादर नाम कर्म वाले हैं। तो स्थावर रिलेटेड क्या है? स्थावर है, सूक्ष्म है, उसके बाद फिर स्थावर साधारण, साधारण, अपर्याप्त, साधारण। साधारण, ये जो 4 हैं, ये हम स्थावर, जब हम स्थावर दशक की बात करते हैं उसमें 1 2 3 4 नंबर की ये 4 प्रकृतियां हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो। और इसके बाद फिर आता है अस्थिर षटक, ठीक है, अस्थिर अशुभ वगैरह वगैरह। तो ये हमारी हो गई स्थावर चतुष्क में 1 2 3 4 क्रम की, कौन सी? स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर ये आया, अब आई नरक त्रिक। नरक त्रिक में क्या है? तो इसमें हम नरक त्रिक में क्या क्या बात कर रहे हैं? नरक से रिलेटेड 3, वो क्या होती है? नरक, नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वे। नरकानुपूर्वी। प्लीज लेट मी नरक स्पीक गति अप, नरकानुपूर्वी। म्यूट। हाँ, नरक गति। नरक आयु, नरक अनुपूर्वी, ठीक है। और एक और हो गया नरक गति, एक बार गति पहले लिख लेते हैं, नरक गति और नरक अनुपूर्वी, ठीक है। ये प्रकृति हो गई नरक त्रिक की। और उसके बाद जो 1 था वो था आतप। आतप नाम कर्म जो है, एक बार ठीक है हम उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बात हो गई मिथ्यात्व वेदनी का बंध का रीजन क्या है? मिथ्यात्व वेदनी का उदय, ठीक है। मिथ्यात्व वेदनी के बंध का रीजन मिथ्यात्व वेदनी का उदय है, जो कि सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में होता है। अब फिर हम बात कर रहे हैं नपुंसक वेद,
सेवार्थ सहनन, हुंड संस्थान, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, स्थावर नामकर्म, सूक्ष्म नामकर्म, आतप नामकर्म, साधारण नामकर्म। उसके बाद फिर नरक आयु, नरक गति, नरकानुपूर्वी और आतप नाम, सॉरी आतप की बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ तक बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व को छोड़कर और आतप को छोड़कर, शेष जितनी प्रकृतियां बची, इन सब का रीजन क्या है? तो इन सब का रीजन है मिथ्यात्व वेदनी का उदय। बोले तो ठीक है, इसको भी यही बोल सकते हैं कि जब जब मिथ्यात्व वेदनी का उदय होता है तो ही ये प्रकृतियों का क्या रहता है? बंध होता है। ठीक, अब बात करते हैं आतप की। तो आतप का रीजन क्या है? आतप के अलावा ये कितनी बची? 4 + 4 8 + 4 12 + 3 13 14 15, 15 प्रकृतियों का रीजन तो है मिथ्यात्व वेदनी का उदय। और आतप का रीजन क्या है? आतप का रीजन है कि ये एकेंद्रीय प्रायोग्य प्रकृति है। एकेंद्रीय प्रायोग्य मतलब क्या? कि एकेंद्रीय के साथ ही इसका के साथ बंध होता है। जब भी एकेंद्रीय का बंध होगा उसी समय पर आतप का बंध होगा। अगर फर्स्ट गुण स्थान में रहता हुआ जीव द्विंद्री का, त्रिंद्री का, चतुरिंद्री का भी बंध करेगा तब वो आतप का बंध नहीं करेगा। ये भी ध्यान में रखना। अगर द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री है, फर्स्ट गुण स्थान है, तो भी वो आतप का बंध नहीं करेगा, क्योंकि आतप नामकर्म एकेंद्रीय प्रायोगी प्रकृति है। ठीक है, ये समझ आया। आतप के लिए लिख लेना एकेंद्रीय प्रायोग्य, और 15 शेष जो 15 है उनका रीजन है मिथ्यात्व वेदनी का उदय। ठीक है, अगर आपको इसका एक बार, हाँ ठीक है, तो ये सारी प्रकृतियां क्या हो गई? मिथ्यात्व वेदनी का उदय मतलब एक हाँ, बार आतप का वापस बताइए। क्या आतप का आतप एक जो बार है वापस वो एकेंद्रीय प्रायोगिक, हाँ आतप जो है एकेंद्रीय प्रायोगी है। एकेंद्रीय प्रायोगी, जब भी मैंने प्रायोगी का वर्ड अभी समझाया था कि एकेंद्रीय प्रायोगी मतलब जब एकेंद्रीय रिलेटेड प्रकृति या फिर एकेंद्रीय नामकर्म का बंध कर रहा होगा जीव, एकेंद्रीय जाति नामकर्म का, तो ही वो आतप का बंध करेगा। द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री के साथ में जीव किसका बंध नहीं करता? आतप का बंध नहीं करता। ध्यान रखना। ठीक है, ये अगर नोट्स में अलग से लिखना भी है तो लिख सकते हैं, और नहीं तो शायद इसमें दिया होगा। करता है, हाँ ठीक है, ये उसमें बात वही है कि केंद्रीय जाति नामकर्म के बंध के साथ ही करता है, उसके बिना नहीं करता। तो भले ही आपको अलग से ये लाइन लिखनी है कि द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री का बंध करते हुए फर्स्ट गुण स्थान में ही भी आतप का बंध नहीं करता, ये आप लिख लेना, ध्यान में रख लेना जैसा भी। तो ये हो गया हमारा 15 + 1 16 प्रकृतियों का। ये इसका रीजन क्या है? मिथ्यात्व वेदनी का उदय, जो सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है, और आतप का एकेंद्रीय प्रायोग्य है। तो एकेंद्रीय का बंध अगर फर्स्ट में हो रहा है, ओनली फर्स्ट में, तो आतप का बंध भी ओनली फर्स्ट में ही होगा। ठीक है, ये 16 प्रकृतियों का बंध फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है, इससे आगे नहीं होता। अब आपको एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वैसे बुक में ये दिया हुआ है। आप सबसे मेन बात आप ये लिख के रख लेना 44431, तो ये आपके लिए काफी काम आने वाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले बात कर रहे हैं सेकंड गुण स्थान में जो बन रही है, मतलब सेकंड तक जो बन रही है, मैं की बात नहीं कर रही। अनुश्री जी, ये मिथ्यात्व वेदनी का 4 कैसे आया? मिथ्यात्व चतुष्क मतलब मिथ्यात्व वेदनी, नपुंसक वेद, सेवार्थ सहनन और हुंड संस्थान, ये 4 प्रकृति को हमने मिथ्यात्व के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया है। सिर्फ याद ठीक है। करने के हिसाब से एक बार हमने उनको कॉम्बिनेशन बना दिया है, बाकी दूसरी प्रकृतियों का भी वही है जैसे बाकी 3 प्रकृतियों का, तो सबका रीजन वही है मिथ्यात्व का। ये उदय 15 प्रकृतियों का तो मिथ्यात्व का उद्देश्य होता है, और आतप का किसके उद्देश्य होता है? आतप एकेंद्रीय प्राय, उदय से नहीं। देखो यहाँ पर हमेशा उदय की बात नहीं नहीं, उदय की, आपने कहा ना 15 ऊपर से 4 4 3। एक बार पूरी बात सुनिए प्लीज। मैंने बोला कि अगर रीजन कुछ भी रीजन है तो रीजन मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि कोई प्रकृति का उदय ही उसका रीजन हो। आतप का जो रीजन है, अगर हम बोले कि मिथ्यात्व वेदनी आतप के बंध का रीजन है, तो जब जब मिथ्यात्व वेदनी का बंध उदय होगा तब तब आतप का बंध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता।
इसीलिए उसका रीजन क्या बताया, उसका रीजन है एकेंद्रीय प्रायोग की प्रकृति होना, मतलब वो एकेंद्रीय जाति नामकरण के साथ ही बंधती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि फर्स्ट गुण स्थान में अगर एकेंद्रीय जाति बंध रही है, हमने पहले ही बोल दिया 15 प्रकृतियों में कि एकेंद्रीय जाति सिर्फ फर्स्ट तक बनती है, तो एकेंद्रीय जाति नामकरण अगर फर्स्ट गुण स्थान में बंध रही है तो उसके साथ ही आतप का बंध होगा। और आपको एक बात मैं एडिशनल बता देती हूँ, आप भले इसमें लिख के रख लीजिए कि आतप का बंध भी हमेशा ही होगा एकेंद्रीय के साथ, ऐसा भी नहीं होता, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। ठीक है, एकेंद्रीय का बंध करते हुए भी अगर वो जीव आतप का बंध कर रहा है, उसके परिणामों पे ये कैसे डिसाइड होगा, तो वो उसके परिणामों पे डिसाइड होता है। जैसे अध्यवसाय रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका बंध होना संभव भी है और नहीं भी है। संभव का अर्थ होता है कि बंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, पर उसका अगर बंध हो रहा है तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि वो एकेंद्रीय के साथ ही बंध होगा, एकेंद्रीय प्रायोगिक ही है। अगर एकेंद्रीय जाति नामकरण में तीसरे तक बनता, चौथे तक बनता, तो आतप भी उसके साथ साथ में चौथे तक बन सकता। पर उसका रीजन यही है कि एकेंद्रीय प्रायोगिक सिर्फ एकेंद्रीय जाति नामकरण सिर्फ फर्स्ट में ही बनता है, इसीलिए हम आतप को भी सिर्फ फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इसलिए मिथ्यात्व से रिलेट नहीं करना उसको, मिथ्यात्व के गुणस्थान में बनता है लेकिन मिथ्यात्व के उदय के रीजन से नहीं बनता। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये हो गई 16 प्रकृतियों की बात। हमने कितनी बात कर ली, 120 माइनस 16। ठीक है, 16 की बात कर ली। अब हमें किस किस की बात करना बची है, 10, गलत हो रहा है क्या कुछ, हाँ 104, 104 प्रकृति की हमको अब बात करनी है। 104। अब 104 प्रकृतियों में देखते हैं कौन कौन सी प्रकृति की अब अगला नंबर आता है। ये भी ध्यान में रखना कि जितना नीचे नीचे ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर बहुत कम कम सेलेक्टेड प्रकृतियां हमारे पास बंधने के लिए बचेंगी। मैक्सिमम प्रकृतियों का बंध हम नीचे के गुण स्थानों में ही करते हैं। अभी हमने बहुत सारे प्रकृतियों को फर्स्ट गुण स्थान में हटा दिया। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मिथ्यात्व तक पहुंची नहीं, पर मिथ्यात्व में पहुंचने वाली अवस्था, मतलब सेकेंड गुण स्थान में बहुत सारी प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है, मतलब सिर्फ वहीं तक बंधती है, उसके आगे नहीं बनती। तो वो कौन सी है, वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब थोड़ी जो बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, उन सबको हमने हटा दिया। जैसे अगर हमने जो अभी बात करी 44431 में, उसमें हमने क्या देखा, अगर 4 गति की अपेक्षा बात करें तो नरक रिलेटेड सब हमने हटा दी क्योंकि वो वर्स्ट है। अगर जाति की बात करें तो पंचेंद्री ही एक शुभ है, बाकी एकेंद्री हो या विकलेंद्री हो, वो सारी प्रकृति हमने हटा दी। फिर उससे उसके बाद हाँ मिथ्यात्व रिलेटेड हटा दिया, मिथ्यात्व का। उसके बाद हुंड संस्थान, सेवाट सहनन, ये सब वो और नपुंसक वेद, 3 वेद में से नपुंसक वेद वर्स्ट था तो हमने हटा दिया। ऐसे हमने बहुत वर्स्ट प्रकृतियों को एक बार हटा दिया है। अब उसके बाद अगला नंबर किसका है, वो हम अब सेकंड के हिसाब से देखेंगे। ये एक ट्रिक है बस याद रखने की, सिर्फ यही रीजन हो वो बात नहीं होती है। ठीक, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बस मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको बस क्लास में ही चीजें बैठ जाएं, इतना लेवल का हो जाए आप लोगों का, ट्रिक्स बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब ये हुआ हमारा फर्स्ट का। अब हम सेकंड की जो बात कर रहे हैं ना, सेकंड की दीदी प्रकृति सेवा संगठन और हुंड संस्थान तो अभी जैसे पंचम आरा में तो हम लोग क्या मिथ्यात्व चतुष्क में है क्या फिर? अभी तो बंध जैसे की बात यही है नहीं ना। कर रहे हैं, हम उदय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बंध की अच्छा बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी उदय में है इसलिए वो नहीं माना जाएगा ना। हमारे उदय में है अभी, हम उसका बंध हाँ नहीं कर रहे अगर हम फिफ्थ गुण अच्छा स्थान हाँ में। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप आगे देखोगे जब अगले चैप्टर में हम उदय की बात करेंगे ना, तो उदय आपको ऊपर तक मिलेगा। ठीक है, हाँ जो हाँ सहनन है वो हाँ 6th 7th संस्थान तक भी आपको मिलेगा। बस 8th में रहता है कि वज्रशम नाराज वाला ही श्रेणी का आरोहण करता है, इसलिए वज्रशम नाराज सहनन वाला 8 9 10 वगैरह गुण स्थान में रहेगा। क्योंकि ये बात हमने पढ़ी ना, जब हमने उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी की बात करी थी, प्रथमोपशम नहीं सॉरी हाँ द्वितीयोपशम में बात करी थी, तो हमने देखा था कि अगर जीव को ये है उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी का आरोहण करना है तो सहनन कौन सा होना चाहिए, वज्रशम नाराज सहनन की हमने बात करी थी। तो ऐसे ही हम मतलब वो बात है कि जब श्रेणी आरोहण होता है 8 9 10 वाले गुण स्थानों में उनका उदय होना चाहिए। उसके अलावा 7 तक हम क्या बोलेंगे, अभी हम किस में 5th में है तो उदय तो है ही ना हमारे।
क्या हुंड संस्थान वाला, क्या सेवाट सहनन वाला जीव श्रावक नहीं बन सकता, संयत नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ये ही तो अनुप्रेक्षा के पॉइंट्स हैं। ये प्रकृतियां तो हम रट लेंगे, पर अनुप्रेक्षा इसी से होगी जो आपने अभी क्वेश्चन खड़ा करा। ठीक है, और सबसे अच्छा आपने जो क्वेश्चन खड़ा करा है ना, इसी तरह से हमको सोचना है कि हमारे अंदर सबसे पूरे, हम सभी जीवों की नहीं देख सकते, पूरे लोक में जितने जीव है नहीं देख सकते, एटलीस्ट खुद के लिए देखें कि हमारे अंदर क्या क्या उदय में है। हम गैस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें तो स्पष्ट ही बता देंगे, बहुत सारी चीजें गैस कर सकते हैं कि हाँ हम इस गुण स्थान में अपने आप को मानते हैं, 5th गुण स्थान वर्ती है, तो हमारे अंदर क्या क्या बंध हो रहा है और क्या क्या उदय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्रुप को हम ऐसे याद करते हैं 444 STD सूना। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, 444 STD सूना। जो STD है वो 3 वाला है और बाकी सूना जो है वो 1 वाला है। ठीक है, इसको अब मैं इनकी प्रकृतियां खोल देती हूँ एक बार। कितनी है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 + 4 + 4 12, 13 14 15, 16 17 18 19। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? चलो हम आगे देखते हैं। 25 आएगी टोटल। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो 3 है ना, ये 3 बार है, ये सब 3 है। हाँ, एक बार, ये सब 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी, मतलब ये 3 3 3 वाली प्रकृति है और ये सब 1 1 वाली है। ठीक है, तो अब 4 3 12, 13 14 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 प्रकृति हो गई। अब इन 25 प्रकृतियों की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 4 क्या है। तो ये जो 4 है वो है A4, अनंतानुबंधी चतुष्क। ठीक है, अनंतानुबंधी चतुष्क के बाद है मध्यम 4 सहनन, मध्यम 4 संस्थान। ठीक है, मध्यम 4 सहनन, मध्यम 4 संस्थान मतलब क्या? एक तो हमारे पास सबसे बेस्ट होता है वज्रशव नारद सहनन, एक होता है सेवाट सहनन। सेवाट की बात हमने फर्स्ट गुण स्थान में कर दी। बीच के जो 4 बचे, 1 2 3 4, टोटल 6 होते हैं, उसमें से बीच के 4 जो है वो सेकेंड गुण स्थान तक ही बंधते हैं, मतलब 1 और 2 दोनों में बंधते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, सेकेंड तक बंध रहे हैं मतलब 1 में भी बंध होता है, सेकेंड में भी होता है, उसके आगे नहीं होता। और ये जो है इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये बेस्ट वाली है। अब ऐसे ही संस्थान की बात करें, संस्थान क्या है? समचतुर संस्थान सबसे गुड है और हुंड संस्थान सबसे बैड है, उसको तो हमने फर्स्ट गुण स्थान में हटा दिया। बीच के जो 4 बचे वो 4 कहाँ तक बंधते हैं? तो वो 4 फर्स्ट और सेकेंड गुण स्थान तक ही बंधते हैं, उसके आगे नहीं बंधते। तो इसीलिए मध्यम 4 सहनन, मध्यम 4 संस्थान, ये हम सेकेंड गुण स्थान तक ही इनको रखेंगे उदय बंध में। हो गया 444। अब ये क्या है? एसटीडी 3 3 वाले। एसटीडी जो है उसमें सबसे पहला है स्त्यानर्धी त्रिक। स्त्यानर्धी त्रिक, स्त्यानर्धी त्रिक में क्या देखना? स्त्यानर्धी अपोजिट में चलेंगे। ठीक है, स्त्यानर्धी, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा, क्रम आप ध्यान में रखना, बाकी मैं अभी ट्रिक के हिसाब से आपको बता रही हूँ। स्त्यानर्धी त्रिक जब हम बोलते हैं तो ये स्त्यानर्धी त्रिक में कौन कौन सी प्रकृति आती है? स्त्यानर्धी आती है, स्थावर नहीं है ये। ठीक है, स्त्यानर्धी है। स्त्यानर्धी, स्त्यानर्धी त्रिक, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, ये दर्शनावर्णी की 3 प्रकृतियां। उसके बाद फिर टी, टी से क्या है? तो टी से है तिर्यंच त्रिक। इधर लिखती जाती हूँ मैं एक बार। टी से क्या है? तिर्यंच त्रिक, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति और तिर्यंच आनुपूर्वी। ठीक है, डी से क्या है? डी से है दुर्भग त्रिक। दुर्भग त्रिक में क्या आएगा? दुर्भग नामकर्म, दुस्वर नामकर्म, दुर्भग दुस्वर और एक और क्या छूट रहा है? दुर्भग दुस्वर और आधे अनादे, दुर्भग दुस्वर अनादे। ठीक, दुर्भग दुस्वर अनादे, ये हो गया दुर्भग त्रिक में डी वाला। अब फिर है SUNA। तो SUNA में एक एक प्रकृति है। S से है स्त्रीवेद, U से है उद्योत नामकर्म, N से है नीच गोत्र और A से है
ए से क्या था? अशुभ विहायो गति। विहायोगति। अशुभ विहायोगति। ठीक है, ये प्रकृतियां हमारी हो गई 25 प्रकृतियां। ठीक है, अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम चार सहनन, मध्यम चार संस्थान, स्त्यानर्धित्रिक, प्रचला प्रचला, मतलब स्त्यानर्धि, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, ये स्त्यानर्धित्रिक हो गई। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, तिर्यंच अनुपूर्वी, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, स्त्री वेद, उद्योत, नीच गोत्र, अशुभ विहायोगति। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग। कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग हमने अनादेय का बंध कहाँ पे रखा है? सेकंड गुण स्थान तक रखा है। और हमने कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार क्या कहा था कि देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अनादेय नाम कर्म का बंध नहीं करते हैं। ठीक, अगर हम आगम के मत के अनुसार फॉलो करते तो अनादेय नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सेकंड गुण स्थान में हमको इसका विच्छेद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी देव प्रायोगिक का विच्छेद नहीं हो रहा। मतलब इसके आगे भी देव प्रायोगिक प्रकृतियां बंधती हैं। तो देव प्रायोगी प्रकृतियां अगर बंध रही हैं तो फिर अनादेय का बंध आगे भी होता, पर कर्म ग्रंथ के अनुसार आगे देव प्रायोगी के साथ में अनादेय का बंध नहीं होता, नहीं कर सकते, इसीलिए उसको सेकंड में ही हम हटा देंगे। अब आपसे पूछे अगर कि सेकंड गुण स्थान में, ये देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये सारी प्रकृति का विच्छेद सेकंड में हो रहा है, मतलब सेकंड में तो ये बंध रही है, सेकंड में बंध रही है, मतलब फर्स्ट में भी बंध रही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में इनका क्या हो रहा है? बंध हो रहा है इन प्रकृतियों का, 25 प्रकृतियों का फर्स्ट और सेकंड दोनों में बंद हो रहा है। तो जब हम ये दोनों में बंद की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे नहीं बंध रही। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ ये 25 बंध रही। फर्स्ट में जो 16 बंध रही थी उसके साथ साथ में ये 25 भी बंध रही थी। ठीक है, ये हम अगले द्वार में निकालेंगे। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट तक अभी हम क्या कर रहे हैं? स्टॉप बस बता रहे हैं कि कौन सी प्रकृति कहाँ तक स्टॉप होती है, किसका बंध कहाँ तक रुक रहा है, कहाँ पर, उसके आगे किसका बंध नहीं हो रहा, बस इतना बता रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रकृति का उसके पिछले वाले गुण स्थान में नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, अब ये फर्स्ट में उद्योत बाकी है ना दीदी? हो गया ना उद्योत, उद्योत। SUN में यू हमने लेना था। उद्योत, ठीक है, यू में उद्योत ले लिया। स्क्रीनशॉट लेना था दीदी। हाँ, एक बार चलो एक दीदी बार अनादेय के बारे में जो बताया प्लीज दोबारा बताएंगे एक बार। हाँ देखो, अनादेय में हमने क्या पढ़ा सबसे स्टार्टिंग में कि आगम के मत के अनुसार, ये जो बुक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हाँ दीदी। जो भी आगम के मत के अनुसार जो श्री समवायिक सूत्र में हमको मिलता है वर्णन, उसमें बताया है कि अगर देव प्रायोगिक का बंध कर रहा है तो अनादेय नामकरण का बंध कर सकते हैं। अगर देव प्रायोगिक का बंध कर रहे हैं और अनादेय का बंध कर सकते हैं तो देव प्रायोगिक का बंध तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आगे हो ही रहा है, क्योंकि हमने ना तो उसको फर्स्ट में विच्छेद करवाया, ना तो फर्स्ट विच्छेद मतलब मैं एक वर्ड लेती हूँ कॉमन में कि स्टॉप, उसका बंध रुकवाया नहीं। किसका? देव प्रायोगी या फिर देव गति का ही बोल दो एक बार। देव गति का हमने फर्स्ट में भी नहीं रुकवाया, नरक गति का रुकवाया था, सेकंड में हमने तिर्यंच गति को रुकवाया है। पर हमने क्या करा? देव गति का अभी भी बंध हो रहा था और अभी भी आगे भी बंद होगा, कब तक होगा वो हम आगे देखेंगे। तो बंध तो उसका हो रहा है, तो इसीलिए बंध आगे भी होता तो अनादेय का बंध उसके साथ कर सकते थे। तो यहाँ पर उसका बंध नहीं रोकते आगम के मत के अकॉर्डिंग। लेकिन कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार जो अनादेय नाम कर्म है उसका बंध देव प्रायोगिक के साथ नहीं होता। मतलब देव प्रायोगिक प्रकृति जब भी बंध रही होगी तो अनादेय का बंध नहीं होगा। तो इसीलिए आगे के गुण स्थानों में हमको उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। और इस गुण स्थान में भी, अब ध्यान से सुनना, इन गुण स्थानों में भी फर्स्ट और सेकंड में अगर जीव देव गति का बंध करे, देव आयु का बंध करे, उस समय पे वो अनादेय का बंध नहीं करता, ऐसा कर्म ग्रंथ का मानना है। ठीक है, कि अनादेय का बंध अगर जीव कर रहा है तो वो हो सकता है मनुष्य गति, या वैसे तो अनादेय जो होती है वो तिर्यंच प्रायोग्य है, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ ठीक है दीदी उसको ठीक करिए ना, मुझे स्क्रीनशॉट निकालनी है। अनादे का बंध मनुष्य नहीं कर सकता क्या? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, प्रायोग्य वर्ड और बंध का स्वामी
दोनों अलग अलग है। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बंध के स्वामी की बात करी, मैं जो बता रही हूँ वो प्रायोगिक की बात है। मतलब बंध करने वाला जीव, जैसे मेरा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरा एग्जाम्पल है तो मैं क्या हूँ, बंधक जीव मनुष्य है। पर मान लो मैं देव गति या देवायु का बंध कर रही हूँ, तो मेरे जो बंध हो रही है वो देव प्रायोगिक प्रकृतियां बंध रही हैं। तो मेरे भीतर में अनादि नामकर्म का बंध होना मना नहीं है कि मेरा मनुष्य का उदय है तो मैं अनादि का बंध नहीं करूंगी, कर सकती हूँ बिल्कुल। ये बंधक जीव की बात हो गई। लेकिन कब नहीं करूंगी, जब मैं देव प्रायोगिक का बंध करूंगी, उस समय पे अनादि का बंध नहीं करूंगी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस आप बंध स्थान में जब और आगे पढ़ोगे ना आधार ग्रंथ में, जैसे हमने कॉम्बिनेशंस इसके देखे थे, हमने संवेद भंग पढ़ चुके, बंध स्थान पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कैसे देखे थे कि कॉम्बिनेशंस देखे थे कि अगर जीव इसका बंध कर रहा है तो इसके साथ में इसका बंध नहीं करेगा। ऐसे हमने क्या कौन से ले एक बार के लिए, मूलकर्म में तो वो ज्यादा निकलता नहीं है वैसे। ठीक है, जो भी है एक बार। दीदी, हाँ, हम जैसे सामान्य पूछा जाए तो फर्स्ट गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का बंध होगा। अभी हम 16 वैसी प्लस बात नहीं कर रहे, 25। अभी हम वैसी बात नहीं कर रहे, आगे हमको और भी प्रकृतियां हैं। एक बार मैं बता रही हूँ, वैसे उसमें 117 का बंध होता है फर्स्ट गुण स्थान में। अभी तो हमने 16 और 25 की ही बात करी है। ठीक है, आगे और भी प्रकृतियां हम देखेंगे, उनका बंध, हम किसी का बंध थर्ड में रोकते हैं, किसी का फोर्थ में रोकते हैं। थर्ड में किसी का रुकता नहीं है, फर्स्ट में रोका, सेकंड में रोका, फोर्थ में रुकती हैं, फिफ्थ में रुकेंगी, सिक्स में रुकेंगी, सेवन में रुकेंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि फर्स्ट में उसका बंध ही नहीं हो रहा था, फर्स्ट में भी हो रहा था, फर्स्ट से लेकर सेवंथ तक सब में हो रहा होगा। जहां नहीं होगा वहां हम अलग से मेंशन कर देंगे। ठीक है, अभी एक बार आप पढ़ते जाइए, एकदम धैर्य के साथ पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही बार में सब चीजें आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ते पढ़ते भी अपने आप क्लियर होंगी। ठीक है, इसलिए बिल्कुल धैर्य रखिए और बिल्कुल डरने वाली तो कोई बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है अगर अच्छे से समझ लेंगे। दीदी नीच गोत्र के बाद क्या लिखा हुआ है? अशुभ। अशुभ विहायो गति। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, तो ये अब इसमें हम देख लेते हैं कि इनका रीजन क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम अनंतानुबंधी चतुष्क, जो थोड़ी एक बार याद रखने के हिसाब से, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना। याद रखने के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी चतुष्क थोड़ी सी, मतलब ये भी है तो बैड ही, लेकिन थोड़ी सी ठीक है, जिसको फर्स्ट के अलावा सेकंड तक भी लिया जा सकता है। एक बार ये सिर्फ ट्रिक है, उसके अलावा आपको ध्यान में ही है कि जब जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम के लास्ट में रहता है एक समय, या फिर 6 आवलिका के उत्कृष्ट 6 आवलिका की ड्यूरेशन में, अगर वो A4 का क्या स्टार्ट करता है, दोनों केस में क्या कॉमन है, बंध कॉमन है ना। बंध तो कंपलसरी करते ही करता है। बंध करता अगर है। प्रथमोपशम वाला होगा तो बंध उदय दोनों होगा, द्वितीयोपशम वाला होगा तो पहले समय में बंध होगा, बाद में उसका उदय स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये जो सेकंड गुण स्थान है उसमें भी बंध करता है, मतलब सेकंड में आता ही A4 का बंध करके है। तो ये बात तो हमको पता ही है कि A4 का बंध तो हो गई सेकंड गुण स्थान में, तो ये बात हमने बैठा ली। अब मध्यम चार सहनन, मध्यम चार संस्थान वर्स्ट से थोड़े अच्छे हैं, वो बात हमने कर ली। तो फर्स्ट में ना हटा के उनको सेकंड में हटा दिया, सेकंड के ऊपर हमने मतलब थर्ड में या फिर फोर्थ वगैरह तो सब क्या हो गई, सम्यक, फोर्थ एंड अबव सम्यक दृष्टि अवस्था। तो सम्यक दृष्टि अवस्था में ऐसी हल्की फुल्की प्रकृतियों का बंध, हल्की फुल्की नहीं है वैसे, है तो ये भी भारी, लेकिन बेकार वाली है। तो अगर जीव की सम्यक अवस्था है, मतलब उसकी विशुद्धि ऑफकोर्स मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ज्यादा ही अच्छी होगी। तो वैसे हम मतलब ठीक है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा ध्यान में रखना, विशुद्धि तो मिथ्या दृष्टि की भी ज्यादा हो सकती है सम्यक दृष्टि जीव से, पर हम बात कर रहे हैं कि उस समय पर वो इनका बंध नहीं करेगा सम्यक दृष्टि अवस्थाओं में। फिर स्त्यानर्धित्रिक दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियों में से 3 का हमने विच्छेद कर दिया सेकंड गुणस्थान में, मतलब सेकंड तक ही बंध रही है, उसके आगे नहीं बनती। तो अभी हमारे पास 5 प्रकृतियां, एक तो दर्शनावर्णी, 4 चतुष्क जिसका हमने बात करी कि वो 10th तक बनती है, और फिर बची निद्रा द्विक जो हम आगे बात करेंगे कि वो 8th तक बनती है, 8th के कुछ टाइम तक बनती है। फिर आती है बात तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, तिर्यंच अनुपूर्वी। तो तिर्यंच रिलेटेड, नरक रिलेटेड हमने फर्स्ट में हटा दी, तिर्यंच रिलेटेड हम सेकंड में हटा रहे हैं। तिर्यंच रिलेटेड जो प्रकृति है
ये सभी प्रकृतियां स्वभाव से ही सेकंड तक ही बंधती हैं। इनका स्वभाव या इनके बंधने का जो मतलब जो भी जिन भी आत्मिक परिणामों में इनका बंध होता होगा वो सेकंड गुणस्थान फर्स्ट और सेकंड वाले जीवों के ही वैसे परिणाम आते हैं। उनके ऊपर के जीवों के ऊपर के गुणस्थान वाले जीवों के आत्मिक परिणाम से इन सब का बंध नहीं होता, ये स्वभाव से है। दुर्भग, दुस्वर, अनादे, ठीक है। फिर स्त्रीवेद, उद्योत स्त्रीवेद, नीच गोत्र और अशुभ विहायोगति। स्त्रीवेद का भी पुरुष वेद की अपेक्षा पुरुष वेद का बंध सम्यक दृष्टि भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। ये ध्यान में रखना कि फर्स्ट और सेकंड वाला पुरुष वेद का बंध कर रहा था, फर्स्ट वाला पुरुष वेद और नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद तीनों का बंध कर रहा था, सेकंड का बंद कर रहा है क्योंकि फर्स्ट में हमने नपुंसक वेद हटा दिया। अब स्त्री वेद का अगर सेकंड में विच्छेद करेंगे तो थर्ड एंड अबव में ओनली पुरुष वेद का बंध होगा, मतलब सम्यक दृष्टि जीव ओनली पुरुष वेद का बंध करता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपने अंदर अनुप्रेक्षा करते जाना कि हमने कितने, अगर हम सच में वाकई में एक श्रावक के 5th गुण स्थान के योग्य हैं, अपने आप को मानते हैं और हम अपने आत्म साक्षी से वैसे हम मानते हैं, तो समझ लो हमने ये बैड मतलब इस समय पे हम नरक आयु, नरक गति किसी का भी बंध नहीं करेंगे। इस समय हम तिर्यंच गति, स्त्री वेद, ये सब का स्त्यानर्धी वगैरह वगैरह का किसी का बंध, अनंतानुबंधी चतुष्क किसी का भी बंध नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो नीच गोत्र है ये भी तिर्यंच रिलेटेड है। स्त्री वेद, ठीक है, स्त्री वेद तो एक बार बात कर ली। नीच गोत्र ये भी तिर्यंच रिलेटेड प्रकृति है। अशुभ विहायोगति ये भी बैड वाली है लेकिन एकदम वर्स्ट नहीं थी, इसीलिए फर्स्ट में नहीं हटाया हमने। और उद्योत नामकर्म, ये बाकी जो 24 प्रकृतियां हैं, इन 24 प्रकृति के लिए तो हम बोलेंगे कि ये स्वभाव से ही ऐसा है कि ये सिर्फ सेकंड में, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में ही बंधती है, सेकंड तक ही बंधती है जो भी बोलो। लेकिन जो उद्योत है उसका रीजन क्या है? उद्योत का रीजन है कि ये तिर्यंच प्रायोग्य ही है। ये भी आतप जैसा समझना कि अगर जीव तिर्यंच प्रायोग्य प्रकृति का क्या कर रहा है, बंध कर रहा है, तो उस समय पर जीव उद्योत का बंध करेगा। अगर वो फर्स्ट और सेकंड में रहते हुए भी, क्योंकि उद्योत का बंध फर्स्ट और सेकंड दोनों में रहते हुए भी जीव अगर मनुष्य प्रायोग्य या देव प्रायोग्य या नरक प्रायोग्य का बंध करेगा तो उद्योत का बंध वो नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। और तिर्यंच प्रायोगिक का बंध करते हुए ही उद्योत का बंध संभव है। और ऐसा हो सकता है कि मनुष्य का बंध कर रहा है, मनुष्य प्रायोगिक का बंध कर रहा है तो नीच गोत्र का बंध कर सकता है, स्त्री वेद का बंध कर सकता है, दुर्भग, दुस्वर, स्त्रानर्दी कुछ का भी बंध कर सकता है। पर अगर उद्योत की बात है तो उद्योत का बंध सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच प्रायोगिक में ही करेगा, ठीक है। जैसे हमने आतप का बोला था, आतप के में क्या बोला था, एकेंद्रीय प्रायोगिक, एकेंद्रीय प्रायोगिक भी है तो तिर्यंच के ही अंदर, पर बात इतनी है कि अगर द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय के साथ में भी तिर्यंच गति का, तिर्यंच आयु का बंध कर रहा होगा तो उद्योत का बंध संभव है। लेकिन एकेंद्रीय आतप का बंध तो सिर्फ और सिर्फ एकेंद्रीय के साथ ही है। तिर्यंच प्रायोगिक में भी एकेंद्रीय ही, ओनली एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय वगैरह में भी, पंचेंद्रीय वगैरह में भी आतप का बंध नहीं होगा अगर उनसे रिलेटेड प्रकृति का बंध करेगा जीव तो, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, 25 प्रकृति हो गई। इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो आप एक बार अंडरलाइन भी करते जाना। यहाँ पर आप में ही वर्ड को यूज कर सकते हो कि जीव इन गुण स्थानों में ही इनका बंध करता है। और उद्योत के लिए कर सकते हो कि तिर्यंच गति नामकर्म के बंध के साथ ही करता है, ठीक है। तिर्यंच प्रायोगिक प्रकृति है, ऐसा करके जो भी अंडरलाइन करना है आपको। ये हो गई टोटल 25 प्रकृतियां। अब एक बार हम इसके आगे की भी देख लेते हैं कि जो थर्ड गुण स्थान होता है उसमें किसी भी प्रकृति का बंध विच्छेद नहीं होता। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। जो हम थर्ड गुण स्थान की जब बात करते हैं तो थर्ड गुण स्थान में कोई भी जीव किसी भी प्रकृति का बंध विच्छेद नहीं करता। मतलब जिन जिन प्रकृतियों का सेकंड गुण स्थान में बंध हो रहा था वो ही प्रकृतियों का बंध मतलब उसमें से जिनका बंध रोका उसमें उनके बाद किसी का भी बंध नहीं रुकता। जो भी प्रकृति का फोर्थ में बंध कर रहा है उनका थर्ड में बंध कर रहा होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस है, बाकी टोटल रोकने वाली बात नहीं होती।
जैसे हमने एक्सेप्शंस भी मैं आपको बता ही देती हूँ, सामने 1-2 क्लास में आने ही है वो। क्या बोला था हमने कि जो भी थर्ड गुणस्थान वाला जो रहता है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जो अवस्था रहती है, उसमें जीव क्या नहीं करता, या पहला पॉइंट तो काल भी नहीं करता, मतलब आयुष्य पूर्ण भी नहीं होती और आयुष्य का बंध भी नहीं होता। ये बात करी थी ना हमने, ध्यान में है? हाँ, बंद नहीं करता। हाँ, तो काल आयुष्य भी का बंध नहीं काम करता, काल भी नहीं करता, आयुष्य का बंध भी नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि हमने नरक आयु तो फर्स्ट गुण स्थान में ही हटा दी, फर्स्ट के ऊपर नहीं बंधेगी, है ना, तो फर्स्ट में ही उसको हटा दिया। तिर्यंश आयु को हमने फर्स्ट और सेकंड बताया, मतलब सेकंड के बाद हटा दिया, और उसके बाद उधर आवाज नहीं आ रही है। वैसे भी 9 बज गई है अभी। म्यूट होगा। दीदी दीदी आपकी आप वॉइस म्यूट हो नहीं गई। आ रही। आवाज नहीं आ रही है। नरक आयु का फर्स्ट में हटाया था, तिर्यंश का फर्स्ट और सेकंड तक कराए, मतलब सेकंड में हटा दिया है। अब उसके बाद जब हम बात करें थर्ड में, तो थर्ड में हम क्या बोलेंगे, 2 का तो वैसे भी नहीं हो रहा था, ना नरक का हो रहा था ना तिर्यंश का हो रहा था, और हमने कहा कि थर्ड में क्या नहीं होता, दूसरी भी आयुष्य का बंध नहीं होता, मतलब मनुष्य आयु का भी नहीं होगा और देवायु का भी नहीं होगा। लेकिन इनको हमने टोटल विच्छेद नहीं करा, विच्छेद मतलब इसके आगे कभी नहीं बंधेगी। तो थर्ड में हम उनको क्या करते हैं, इन दोनों का तो विच्छेद हो चुका है, तो ये तो बनती नहीं है कंपलसरी, पर थर्ड में इन दोनों प्रकृतियों का हम क्या करते हैं, इसको अबंध करते हैं। अबंध मतलब क्या होता है कि सिर्फ इस गुण स्थान के लिए वो नहीं बंधेगी, जब तक वापस उसका आपने बंध, पहले गुण स्थान में तो किया नहीं अबंध। वो मैं बाद में बताती हूँ, अबंध वाली जो बातें हैं ना वो बाद में बताती हूँ मैं, ठीक है, वो सेकंड द्वार में आएगी। अभी मैं सिर्फ वो बात उठी थी तो मैंने बताया कि जो भी फोर्थ गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, सबका हम मानेंगे कि सबका थर्ड में भी हो रहा है, क्योंकि थर्ड में किसी भी प्रकृति का रुका नहीं, मतलब विच्छेद नहीं हुआ है। ठीक, इसीलिए हमने बोला है कि थर्ड में विच्छेद नहीं हुआ, पर उसमें एक एक्सेप्शन वाली बात आ जाती है कि उसमें विच्छेद नहीं होता लेकिन अबंध होता है। तो वो मैंने बताया था, वो नेक्स्ट द्वार में और ओपन करके देखेंगे। तो बस इतना है कि थर्ड में नहीं होगा, लेकिन जब वो फोर्थ में आएगी तो उसका फिर से, जिसको बोलते हैं पुनः बंध, फिर से उसका बंध स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ इनका, मनुष्य और देवायु का। ठीक, वो हम आगे देखते हैं। ठीक, अभी इसीलिए थर्ड में जो थी, हमने अभी जो पहले 16 की बात करी है तक ही बनती है, फर्स्ट में 16 बनती है और 25 भी बनती है, लेकिन सेकंड में ये 16 का ऑप्शन हट जाएगा, मतलब सिर्फ 25 बचेंगी। ठीक, और थर्ड में क्या है, तो थर्ड में भी जितनी भी बनती है वो हम देखेंगे, लेकिन विच्छेद नहीं हुआ, इसके साथ में आगे और भी हो रहा है, ठीक है, वो चलेगा। फिर फोर्थ की जब हम बात करेंगे, तो फोर्थ में जो प्रकृति है वो हम चलो ठीक, आगे देख लेंगे एक बार। फोर्थ में जो भी फोर्थ गुण स्थान में जो प्रकृति रहेंगी, थर्ड में किसी भी प्रकृति का विच्छेद नहीं होगा। इसमें हमने 16+25 की बात करी है, एक बार ना उसमें कंफ्यूजन होगा, आप ऐसे मत रखो 16+25, बस इतना समझो विच्छेद किस किस का करा है। फर्स्ट गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का विच्छेद करा। थर्ड में तो नहीं बनती है ना। एक बार प्लीज मेरी सुनिए, फर्स्ट में 16 प्रकृतियों का विच्छेद करा है, अभी हम सिर्फ विच्छेद की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रकृतियों के स्टॉप की बात कर रहे हैं। का विच्छेद किया, सेकंड में 25 का विच्छेद किया, मतलब ये 16 प्रकृति अब आगे नहीं बंधेंगी। यहाँ पर इसके पहले बंध रही थी, मतलब फर्स्ट में बंध रही थी, पर इसके बाद नहीं बंधेगी। ये 25 प्रकृति फर्स्ट और सेकंड दोनों में बंध रही थी, उसके बाद नहीं बंधेगी। थर्ड में दो, फोर्थ में जो होती हैं, फोर्थ में कुछ प्रकृतियां हैं जिनको हम आगे देखेंगे, वो प्रकृति का विच्छेद, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं फोर्थ गुण स्थान से नेक्स्ट में। एक बार फर्स्ट और सेकंड के लिए
रखते हैं। ठीक है, इसमें किसी के कोई डाउट है क्या? दीदी प्रायोग्य समझ में नहीं आया, जैसे देव प्रायोग्य, तिर्यंश प्रायोग्य, प्रायोग्य मतलब जब भी इस इसकी प्रकृति, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो ऐसे दे नहीं पाएंगे क्योंकि डेफिनेशन चेंज भी उसके लिए हर डेफिनेशन जो चीज होती है वो हर केस में लागू होना चाहिए। बस इतना समझ सकते हैं कि जब भी हम प्रायोगी बोलते हैं, मतलब जितने भी प्रायोगी बोल रहे हैं, जैसे मान लो हम देव प्रायोगी की बात करें तो देव प्रायोगी मतलब क्या, देव रिलेटेड जो भी प्रायोगी को आप बस कॉमन वर्ड इतना समझो रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या होती है, देव गति होती है, देव आयु होती है, इसमें जाति कौन सी होती है, पंचेंद्रीय जाति होती है, आनुपूर्वी कौन सी होगी, देवानुपूर्वी होगी, पूर्वी शरीर कौन सा होता है, वैक्री शरीर होता है, अंगोपांग कौन सा होता है, वैक्री अंगोपांग होता है। ठीक, तो ये जो प्रकृतियां जब देव प्रायोग्य मतलब एक समय पर जीव या तो देव रिलेटेड बंद करेगा, या मनुष्य रिलेटेड, या तिर्यंश रिलेटेड, या फिर नरक रिलेटेड, एक ही समय पे वो चारों गति का तो एक साथ बंद करेगा नहीं, पांचों ही जाति का एक साथ बंद करेगा नहीं, क्योंकि सबके बंध का अपना अपना लेवल होता है। तो जिस लेवल की विशुद्धि रहती है उस अकॉर्डिंग वो गति जाति वगैरह का बंध होता है। तो अगर वो देव गति के लेवल की उसकी विशुद्धि है कि वो देव गति का बंध कर रहा है, तो उसके साथ वो पंचेंद्रीय जाति, देवानुपूर्वी, वैक्री शरीर, वैक्री अंगोपांग वगैरह वगैरह का बंध करता है। ठीक, तो इसीलिए ये जो अब ठीक है, अब इसके साथ में अब जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि देव प्रायोग्य होगा तो वो पर्याप्त का बंध करेगा या फिर अपर्याप्त का बंध करेगा? दोनों ही होते हैं तो दोनों। पर्याप्त का करेगा। चलो एक बार पर्याप्त अपर्याप्त को छोड़ देते हैं, फिर वो बात अभी बस इतनी ही समझ लो, शरीर और ये सब जाति वगैरह समझना इजी रहता है। ठीक, तो ये पंचेंद्रीय जाति, वैक्री शरीर, इससे समझ आ रहा है कि ये देव गति के रिलेटेड प्रकृतियां हैं। देवायु, देवायु भी है ना, एक देवायु हमेशा नहीं बनती ना, इसीलिए उसको रखा है। जैसे पंचेंद्रिय तो नरक में भी है, तो नरक में तो भी आ जाएगा नरक प्रायोगी की जब बात करेंगे तो उसमें देवगति की जगह नरक गति हो जाएगी, देवानुपूर्वी की जगह नरकानुपूर्वी हो जाएगी, वैक्री शरीर रहेगा, वैक्री अंगोपांग रहेगा, पंचेंद्रीय जाति रहेगी। अच्छा, ये सारी चीजें आएगी। मतलब उससे रिलेटेड जो भी होती है उसको हम प्रायोगी वर्ड यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। तो दीदी फिर इसमें वेद तो 2 ही लेंगे फिर? वो एकदम सारे, इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रायोगिक वर्ड है टोटल उसमें नहीं होता कि उसका उदय है। मैंने जैसे उद्योग के लिए बोला था कि उद्योग क्या है, तिर्यंश प्रायोग्य है, मतलब उद्योग का बंध कब करेगा, जब तिर्यंश रिलेटेड बंध हो रहा है। लेकिन उद्योग का उदय तो मनुष्य में भी होता है, देवता में भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि देवता में उदय है मतलब देव रिलेटेड में उद्योग का बंध हो, नहीं होता देव रिलेटेड में उद्योग का बंध। ठीक है, इसलिए प्रायोगिक वर्ड को हमेशा सारी ही प्रकृतियों के लिए समझना ऐसा मत करना, कुछ बस एक मोटे रूप से समझना कि इससे रिलेटेड प्रकृतियां ये हैं, मतलब ये इसकी प्रायोगिक हो गई। ठीक है, सारी एक एक प्रकृति पे अप्लाई नहीं करना उसको, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। समय जय जय